सोनाली हर बार यानी पिछले 8 वर्षों से अपना जन्मदिन घर के पास के पार्क में खेलने वाले बच्चों के साथ ही मनाती है। उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उनमें बांट देती है। आज भी पार्क की ओर ही जा रही थी। उसे देखते ही बच्चे दौड़कर पास आ गए और वह जितने बच्चे उसकी बाहों में आ सके थे भर लिए। फिर खड़ी होकर चॉकलेट का डिब्बा खोला और सबके आगे कर दिया। बच्चे जन्मदिन की बधाई देते हुए चॉकलेट लेकर खाने लगे। एक बच्चा इधर भी है, उसे भी चॉकलेट मिलेगी क्या? सोनाली के पीछे से एक आवाज़ आई। सोनाली ने अचकचाकर मुड़कर देखा। उसे तो वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। उसके सामने तो एक सुंदर कदकाठी का एक व्यक्ति खड़ा था। हाँ, उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी शरारती मुस्कान जरूर थी। कहाँ है बच्चा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। सोनाली थोड़ी सी चकित हुई सी बोली। वह बच्चा मैं ही हूँ। मैं ही अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा हूँ और अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो मैं खुद को बच्चा ही मानता हूँ, उस अजनबी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं 2 चॉकलेट लूँगा, उसने बच्चों की तरह कहा। लेकिन क्यों? तो किस लिए? सभी बच्चों ने एक एक ही तो ली है। सोनाली ने भी उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते हुए थोड़ा सा डांटते हुए कहा। लो कर लो बात, मैं बड़ा भी तो हूँ। एक चॉकलेट से कैसे काम चलेगा मेरा? वह फिर बच्चों की तरह ही मुस्कुराकर बोला। लीजिए, आप जितनी मर्जी हो उतनी ही चॉकलेट लीजिए। हंस पड़ी सोनाली। उसके आगे डिब्बा ही कर दिया। शुक्रिया, मैं 2 ही लेता हूँ। मेरा नाम आलोक है। मैं यहाँ आगरा में एक सेमिनार में आया हूँ। मैं लखनऊ से हूँ और बोनी का लेक्चरर हूँ। शाम को घूमने निकला तो यह पार्क दिख गया और यहाँ आ गया। यहाँ आपको चॉकलेट लिए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आप यहीं की रहने वाली हैं क्या? आलोक ने पूछा। जी हाँ, मैं यहाँ सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ, कहकर सोनाली चल दी। सोनाली घर आकर चुपचाप कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही। फिर उसकी माँ का कानपुर से फ़ोन आ गया। थोड़ी ही देर में बाहर का अंधेरा गहराने लगा था। सोनाली को अब उठना ही पड़ा। लाइट्स जलाते हुए सोच रही थी, घर में तो रोशनी हो गई, पर मन के अंदर जो अंधेरा है वह कैसे दूर होगा? कहने को जन्मदिन था, पर ऐसा भी कभी मनाना होगा, कब सोचा था। रसोई में गई, कुछ बनाया, कुछ फ्रिज से निकाला, गरम किया और खा लिया। खाते हुए सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में घर जाकर आएगी। फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। आजकल लोगों में सोशल साइट्स भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। उसका भी एक अकाउंट था, उसी में थोड़ी बिजी हो गई। तभी उसकी नज़र एक दिलचस्प वक्तव्य पर पड़ी, साथ ही में उस पर की गई रोचक टिप्पणी पर भी। पढ़कर उसे हंसी आ गई। गौर से देखा कि वह कौन है। उसे याद आया, शायद ये वही है जो उसे आज शाम को पार्क में मिला। अरे हाँ, लगता तो वही है, नाम भी वही है, आलोक मेहरा। उसने उसको मित्रता का निवेदन भेज दिया। सुबह फिर से वही दिनचर्या, जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, स्कूल जाओ, फिर घर। उसे इंतज़ार होता था शाम का, जब वह पार्क में जाकर कुछ बच्चों के साथ बतिया लेती और मन में खुशी सी महसूस करती थी। और फिर रात का काला अंधियारा शुरू हो जाता तो उसे लगता शायद रात उसके मन के अंधियारे से अंधेरा और ले लेती है। रात के खाने से निमटकर वह अपना लैपटॉप लेकर बैठी और अपना सोशल नेटवर्क पर अपना अकाउंट खोलकर देखा तो आलोक का मैसेज आया हुआ था। अच्छा जी, आप सोनाली हैं। आपने नाम तो बताया ही नहीं था उस दिन। ये तो आपकी सूरत कुछ याद रह गई थी, तो आप पहचान में आ गई। सोनाली ने बताया वह कानपुर की रहने वाली है और यहाँ आगरा में पिछले 10 सालों से हिंदी की टीचर है। परिवार के बारे में पूछा तो वह टाल गई। आलोक ने बताया वह 4 भाई बहन है और वह सबसे छोटा है। सभी लोग साथ ही रहते हैं और वह वेल सेटल्ड है। अभी उसने शादी नहीं की, हालांकि वह 45 साल का है। क्यों नहीं की? क्योंकि उसे कोई मिली ही नहीं उसके मन के मुताबिक। जब मिलेगी वह शादी ज़रूर करेगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर वह रात हो गई कहकर बंद करके सोने चली गई। सोनाली सोच रही थी कि वह आलोक को उसके बारे में क्या बताती। क्या यह बताती कि उसके 25 वर्ष की एक बेटी और 20 वर्ष का बेटा है, वह तलाकशुदा है। आलोक ही क्यों, वह किसी को भी क्यों बताए अपनी कहानी के बारे में।
सोनाली बचपन से ही बहुत शान शौकत से पली थी। पिता जिला स्तरीय एक उच्चाधिकारी थे। बहुत रोबीला व्यक्तित्व था उनका। मजाल कि कोई उनके आगे कोई आवाज़ भी ऊंची कर सके। अपने पिता की बेहद लाडली सोनाली पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। माँ की आंखों का तारा और भाई की बहुत अच्छी और ज्ञानवान दीदी थी। वह रविवार ही था जिस दिन उसके पिता भानु प्रताप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। बात बंद करके उसकी माँ नीलिमा को आवाज़ दी। वह बता रहे थे कि उनके और उनकी बिटिया के तो भाग ही खुल गए। एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ से सोनाली के लिए रिश्ता आया है। माँ ने बात का विरोध करते हुए कहा कि अभी तो सोनाली सिर्फ 10वीं कक्षा में ही है, मात्र 18 वर्ष की ही तो है। पर पिता को उसकी पढ़ाई से मतलब नहीं, एक अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए, वह ज़्यादा चिंता थी। उसके विचार से वह पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती है, लेकिन ऐसा अच्छा रिश्ता निकल जाएगा तो फिर क्या मालूम मिले या नहीं। सोनाली की मना स्थिति कुछ अजीब सी थी। ना तो उसने सहमति जताई और ना ही विरोध। वैसे भी उससे पूछा भी किसने था, जन्म कुंडली भी मिल गई थी। आनन फानन में रिश्ता तय हो गया। उनके दूसरे रिश्तेदारों के लिए ये बहुत ईर्ष्या का विषय बन गया, और तब तो और भी जब उसकी सगाई में हीरे की अंगूठी और बहुत कीमती जेवर और कपड़े आए। यह एक किंवदंती की तरह कई दिन तक चर्चा का विषय बना रहा। दोनों की जोड़ी कोई खास जच भी नहीं रही थी। ये जलने वालों को कुछ सकून भी दे रही थी। सोनाली बहुत सुंदर सुंदर कद, जो भी देखता एक बार बस देखता ही रह जाता। सुमित साधारण रंग रूप, कद में ज़्यादा लंबा नहीं था, इस पर थोड़ा मोटा भी था। लड़के का रूप कौन देखता है, बस उसमें गुण ही होने चाहिए। रूप का क्या, वह एक बार ही दिखता है। गुण तो सारी उम्र काम आते हैं, लेकिन फिर भी बराबरी का तो होना चाहिए था। लेकिन यह सभी कुछ सारे सवाल हीरे की अंगूठी की चमक में दबकर रह गए। सोनाली की सास तो उस पर बलिहारी जा रही थी। उसके सर पर बार बार ममता से हाथ फिराए जा रही थी। आखिर क्यों नहीं ममता लुटाती। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, बहू लाने की। हर माँ की इच्छा होती है एक चांद सी बहू लाने की। 10वीं का रिजल्ट आने के बाद सोनाली की शादी कर दी गई। ससुराल में बहुत स्वागत हुआ उसका। सास सच में ही बहुत ममतामयी ही साबित हुई। आखिर वह उनके इकलौते बेटे की बहू जो थी। ससुर भी बहुत अच्छे थे और पति सुमित का व्यवहार ठीक ठाक ही था। सुबह घर से निकलता, शाम को ही घर आता। पिता के साथ काम तो संभालता था, पर सोनाली को धीरे धीरे समझ आ गया था कि उन्होंने अपने बिगड़ैल बेटे के पैरों में लगाम डालने के लिए इतनी जल्दी शादी की है। सुमित को उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं था, तो कोई लगाव भी नहीं था। इसी दौरान उसकी सास ने उसको 12वीं की परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। बीच में पढ़ाई और साथ ही पति के साथ हनीमून भी दोनों चल रहा था। हनीमून भी क्या था, बस घर वालों को भुलावा ही देना था। वहाँ भी काम के बहाने से सुमित दिन भर गायब ही रहता। कई कई दिन बाहर रहने के बाद घर वे दोनों लौट आते। इतना पैसा रुतबा होने के बाद भी सोनाली का मन एक बियाबान सा ही था। कोई फूल खिलने की उम्मीद नहीं थी वहाँ पर। लेकिन एक दिन उसकी गोद में फूल खिलने की खबर से वह बहुत खुश थी, और सारा परिवार भी। यहाँ तो सुमित भी खुश था। बेटी हुई थी उसके, सभी बहुत खुश थे। रूबल नाम रखा गया उसका। सोनाली की पढ़ाई भी साथ में ही चल रही थी। इस दौरान उसने बीए भी कर लिया था। सास ने सुमित और उसको कुछ दिनों के लिए गोवा भेज दिया। बेटी को अपने पास रख लिया। 2 महीने का प्रोग्राम बनाकर गए थे, लेकिन बीच में ही लौटना पड़ा दोनों को। कारण था सोनाली के गर्भवती होना। अब वह बेटे की माँ बनी। नामकरण रोहन किया गया। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह एक फ़ोन आया और समय एक बारगी ठहरा हुआ लगा सभी को। समाचार था सुमित के चाचा चाची का एक्सीडेंट में निधन हो गया। उनकी बेटी कर्णा ही बची थी। कर्णा अब उनके साथ ही रहने लगी। देखने में सुंदर और तेज तर्रार कर्णा ने सबके मनों को जीत लिया और बेटी के से अधिकार जताने लगी। सुमित के तो अधिक ही नज़दीक रहती थी। वो भी उससे बात करके खुश होता था, जबकि कई बार सोनाली को ही कर्णा के सामने झिड़क भी दिया करता था। लगभग 1 साल बाद उसके ससुर का हृदयाघात से निधन हो गया। अब तो सुमित के हाथों में सारा कारोबार आ गया था।
वह भी एक कुशल व्यवसायी था, लेकिन एक अव्वल दर्जे का अय्याश भी था। माँ की कोई परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे वह निरंकुश होता जा रहा था। वह किसी की नहीं सुनता, पर करुणा की लच्छेदार बातों का बहुत आज्ञाकारी था। उसका कहा भी नहीं टालता था। सोनाली की सास भी मानसिक रोगी जैसी होती जा रही थी। दिन में कई कई बार कह उठती, यह मौत उसे क्यों नहीं आती, क्यों नहीं कोई बस या ट्रेन ही उसके ऊपर से गुजर जाती। सोनाली को यह बात बहुत हैरान करती और वह माँ के पास बैठ उनको समझाने की कोशिश करती, लेकिन माँ के आंसू थमते ही नहीं थे। दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। एक रात को जब वह माँ के पास बैठी थी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, रोने लगी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ तुम्हारी। मैंने सोचा था सुंदर बहू लाऊंगी तो इसके बहकते कदम थम जाएंगे। अब तो मुझे मर के भी चैन नहीं आएगा। ना जाने कितनी देर रोती रहीं दोनों। सोनाली ने माँ को अपनी बाहों के घेरे में लेकर खड़ा किया और बिस्तर पर सुला दिया। माँ ने हाथ नहीं छोड़ा जब तक वह सो ना गईं। अगले दिन माँ उठी ही नहीं। वह तो सो चुकी थी हमेशा के लिए। सोनाली को लगा जैसे उसकी अपनी ही माँ चली गई। अब कौन सहारा था उसका। अब शुरू हुआ सोनाली का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का दौर। बहन करुणा दोगली राजनीति खेल रही थी। उसके सामने कुछ और, सुमित के सामने कुछ और तो और बच्चों को भी बुआ जी के साथ भाने लगा। न जाने करुणा की मीठी जुबान में क्या जादू था कि हर कोई उसके बस में हुआ जाता था। उन्हीं दिनों सोनाली ने बीएड करने के लिए फार्म भी भर दिया। इतने तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वह अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी। वह सोच रही थी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। उसके माता पिता को भी अपनी गलती महसूस हो रही थी, लेकिन उसे भी संयम बरतने को कह रहे थे। एक दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसे बाजार जाना था। उसने सुमित से कहा कि वह भी उसके साथ चले। उस दिन वह घर पर ही था। पीठ में दर्द का कहकर इनकार कर दिया। वह अकेली ही चल दी। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि उसका कैमरा भी थोड़ा ठीक करवाने देना था। अपनी गाड़ी को घर की ओर मोड़ ली। अपना कमरा खोलना चाहा तो अंदर से बंद था। खटखटाया तो सामने करुणा थी। सोनाली की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। मुँह से कुछ बोला नहीं गया। करुणा का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। वह जल्दी से बाहर की ओर भागी। सोनाली ने सवालिया निशान से सुमित की ओर देखा तो वह बेशर्मी से बोला, मेरी पीठ पर बाम मल रही थी। उसे तो वहाँ कोई बाम तो क्या, उसकी महक भी नहीं मिली। हाँ, उसके नाक और मन तो कुछ और ही सूंघ रहे थे। वह जल्दी से बाहर आ गई और सीधे लॉन की तरफ चली। घर में तो उसका दम घुट रहा था। अपनी सांसों को संयत कर रही थी। अपनी ही बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। ठीक है, सुमित एक अय्याश इंसान है, पर अपने ही घर में ऐसा व्यभिचार तो नहीं करेगा। लेकिन कमरा बंद करके बाम लगाने का क्या मतलब। अब उसे याद आ रहा था कि क्यों उसकी सास रो रो कर मौत मांगा करती थी। शायद उनको पता चल ही गया होगा। कब तक बाहर बैठी रहती। आखिर में उसे घर में तो आना ही था। लेकिन उस दिन के बाद से सुमित की प्रताड़ना और भी बढ़ गई। उसे खर्च देना भी बंद कर दिया। कभी मांगती तो हाथ भी उठा दिया करता। एक दिन तो बहस इतनी बढ़ गई कि सुमित ने सोनाली की कनपटी पर पिस्तौल ही रख दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। करुणा ने जैसे कैसे बीच बिचाव किया और उसे उसके कमरे में छोड़ आई। वह सोनाली को बहुत हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी। हार मानने वालों में से नहीं थी सोनाली। उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन वह शाम को जमानत पर वापस आ गया। यह सब उसके बच्चों के सामने ही हुआ था और बाकी की कसर करुणा ने पूरी कर दी। इसलिए वह भी सोनाली को ही दोषी मान रहे थे। वह दिन प्रतिदिन बच्चों को उससे दूर तो किए जा ही रही थी और उस दिन पुलिस वाली घटना ने आग में घी का काम किया। उसने उस दिन सोचा, काश वह अपने बच्चों को पहले से ही सही वस्तु स्थिति बताती तो आज उसे बच्चों की भी बेरुखी न देखनी पड़ती। लेकिन बताती भी क्या। उस दिन के बाद से सुमित ने घर में कदम रखना बंद कर दिया। घर में बने एक तरफ गेस्ट हाउस में ही रहने लगा। कभी रात गहराती
और उसके मन में घुटन सी होती तो वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देखती तो उसे अक्सर एक साया सा गेस्ट हाउस के पास लहराता हुआ सा नज़र आता। वह करना ही होती थी। सोनाली को सोच कर ही मतली सी आ जाती और होंठ घृणा से सिकुड़ जाते। जब उसके माता पिता को यह सब मालूम हुआ तो फौरन चले आए, साथ चलने को कहा। सोनाली ने मना कर दिया कि वह ऐसे नहीं जाएगी, अपना हक लेकर जाएगी। उसके पिता अपनी बेटी की हालत देखकर टूट चुके थे। वह सहन नहीं कर पाए और सोनाली का हाथ पकड़कर रो पड़े। एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर दुनिया चला करती थी, वह आज इतना मजबूर था, पछता रहा था अपने गलत फैसले पर। संभाले भी नहीं संभल रहे थे वे। बेटी का पिता होना भी क्या मजबूरी है, एक अपराधी जैसा हो जाता है एक इंसान। सोनाली ने कैसे ही करके पिता को संभाला और कहा कि उनकी बेटी कमज़ोर नहीं है, बहुत हिम्मत है उसमें। माँ ने सोनाली से कहा, भाई और पिता दोनों उसके फैसले में उसके साथ हैं, वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। बच्चों को यहीं उनके पिता के पास छोड़ दें। अब बेटी 15 साल की हो चुकी है, उसे जब पिता के व्यभिचार का पता चलेगा तो क्या सुमित को शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन सोनाली ने कुछ समय मांगा। उसे अपने बच्चों की ओर से कुछ उम्मीदें अभी बाकी थीं। बच्चों पर तो करुणा ने जैसे काला जादू ही कर दिया था। वह उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। आखिरकार उसने वह घर छोड़ ही दिया, मायके आ गई। उसको संभलने में बहुत दिन लगे। तलाक की कार्रवाई में ज़्यादा समय नहीं लगा। इस दौरान उसने कई बार बच्चों से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर वे उससे बात ही नहीं करना चाहते थे। आखिर वह हार गई बच्चों के आगे। उनको भूलना भी कहाँ आसान था। उन 2 सालों में उसने बीएड कर ली थी, अब आगरा में सर्विस कर रही थी। 10 साल के लगभग हो गया उसे आगरा में। पहल तो माँ कुछ दिन आकर रही थी। पिता की बिगड़ती सेहत देख सोनाली ने माँ को वापस कानपुर भेज दिया। धीरे धीरे यहाँ भी रम गई वह, पर मन का अंधियारा इतना था कि उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो सर भारी हो रहा था। फ़ोन करके अपनी सहेली को छुट्टी की अर्जी दे देने को कह दिया और फिर से लेट गई। जब काम वाली आई तो खड़ी होकर घर का जायज़ा लिया तो लगा कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है, तो आज क्यों ना इसे ही समेटा जाए। सारा दिन घर को संवारने में ही लग गया। काम वाली खाना बना गई थी। खाना खाने को मन नहीं हुआ तो सोचा कि कुछ अच्छा बनाकर खाया जाए। शाम को चल पड़ी पार्क की ओर। बच्चों से बात कर मन कुछ हल्का सा हुआ सोनाली का। रात को जब लैपटॉप लेकर बैठी तो आलोक भी ऑनलाइन था। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर रोज़ ही बात होने लगी। आलोक का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। बात कुछ ऐसी करता कि वह हंस पड़ती। ऐसे ही एक दिन उसने सोनाली का फ़ोन नंबर मांग लिया। एक बार तो वह झिझकी, पर फिर उसे बुरा नहीं लगा नंबर देना। एक दिन सोनाली ने अपनी सारी आप बीती भी उसे बता दी। सुमित ने बहुत अफसोस जताते हुए उससे सहानुभूति जताई और कहा कि उसे यह सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आलोक की बातें सोनाली को बहुत सुकून देती थी। अब सोनाली भी मुस्कुराने लगी थी। अब उसे रात का अंधियारा ही नज़र नहीं आता था, उसमें जड़े टिमटिमाते तारे भी नज़र आते, खिला चाँद भी नज़र आता। सच भी है, हर इंसान को साथी की ज़रूरत होती है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। वह अकेला रह ही नहीं सकता। अकेलापन उसे मुरझा देता है। उसे फूलों से बहुत प्यार था। अपने 2 कमरे के मकान में भी उसने बहुत सारे गमलों में फूल खिला रखे थे, लेकिन जब मन ही मुरझाया हो तो कोई भी फूल मन को नहीं सुहाता। हाँ, वह सुबह उठते ही उनको संभालने ज़रूर जाती। रविवार को तो उसको पूरा समय देती थी। उस दिन भी रविवार था। सुबह जब वह बालकनी खोल अपने गमलों में लगे फूलों को देखने गई तो देखकर खिल पड़ी। सामने के गमले में लाल गुलाब के पौधे में एक कली निकल आई थी। सामने उगते सूरज की किरण और मुस्कुराती कली को देख वह भी मुस्कुरा पड़ी। यह मुस्कान उसके दिल से निकली थी। शायद यह आलोक की संगत का असर था, जो कि सोनाली की पीली रंगत को भी गुलाबी बनाता जा रहा था। अब उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उदासी कहीं दूर चली गई हो जैसे।
थोड़ी देर में आलोक का फ़ोन भी आ गया। वह अक्सर रविवार को ही फ़ोन किया करता था। वह किसी बात पर उसे हंसा रहा था। अचानक वह बोल पड़ा, सोनाली, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अचानक कही गई बात पर वह जैसे चौंक पड़ी। पहले तो उसे कुछ नहीं सूझा और बोली, तुम जानते हो मैं 45 साल की हूँ, यह मेरी शादी की उम्र नहीं है। कमाल है, मैं भी 45 साल का हूँ और मेरी तो शादी की उम्र अभी आई भी नहीं है और तुम्हारी चली भी गई। आलोक हंस के बोला, लेकिन आलोक, तुमसे मित्रता तक तो ठीक है, लेकिन शादी की बात मत करो। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लोग क्या कहेंगे। और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ ने जो सपने सजाए हैं अपनी बहू के लिए, वह एक तलाकशुदा 2 बच्चों की माँ के तो नहीं सजाए होंगे। इसलिए समझदारी की बात करो। ऐसा बचपना शोभा नहीं देता तुम्हें और मुझे भी। सोनाली कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने माँ के आगे शर्त रखी थी कि जो मेरे मन में बस जाएगी उसी से मैं शादी करूँगा, और तुमने मेरे मन में घर कर लिया है। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आलोक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद सोनाली ने हाँ कर दिया। आलोक ने कहा, वह और उसके माता पिता आगरा आना चाहते हैं। सोनाली से भी कहा कि वह भी अपने परिवार वालों को वहीं बुला ले। थोड़ी देर में उसने अपनी माँ से बात की तो माँ को क्या ऐतराज़ हो सकता था भला। उन्होंने भी आगरा आने की हामी भर दी। फ़ोन बंद करते हुए सोनाली की आंखें भर आईं। आंसुओं को पोंछते हुए जब सामने देखा तो बालकनी के गमले में वह छोटी सी लाल गुलाब की कली मुस्करा रही थी, और एक कली सोनाली के मन में भी मुस्करा रही थी जो उसके होंठों पर खिल रही थी।